अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 14 की तरफ चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शुरू कर दीजिएगा। मुराद, पकड़ो बाइक को गाड़ी में बिठाओ। अरहान ने मुराद को आवाज़ दी थी। मुराद ने और उसने पकड़कर अजान को गाड़ी में बिठाया था। अरहान की गोद में अजान का सर था। मुराद ड्राइविंग सीट पर बैठा था। भाई उठे ना, होश करें। वो उसके नरम हल्के हल्के बालों वाले हाथों को अपने हाथ में लेकर सहला रहा था और अजान की आंखें होंठ बंद थी। मुराद ने चोर नजरों से अपने छोटे मलक साहब को देखा था। क्या दुनिया में मुकाफाते अमल का दायरा इतनी जल्दी मुकम्मल हो जाता? मुराद ने नम आंखों से सोचा था। बेशक अल्लाह अपने बंदों के हकूक कभी माफ नहीं करता। ऐसा ही तो था। कल तक जो एक नहती लड़की पर जुल्म डाल रहा था, वो आज होशो हर से बेगाना उसके लिए तड़प रहा था। मुराद ने अपने छोटे मलक साहब के और उस लड़की के साथ हर लम्हा गुजारा था और देखा था। हक नवाज और फकीरा भी तो इसी जुल्म की बैनर चढ़कर कैद में बांधते और आज वो लड़की इतनी अहम हो गई थी कि वो इस हालत तक पहुंच गया था। बेशक दिलों को धड़काने वाली खुदा की जात है। आम को हास और हास को आम करने का फन इस रब की जात को है। वो जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जिल्लत। और रब ने इस लड़की की इज्जत क्या, इस लड़की की हैसियत, उसके एहसास को उसके छोटे मलक साहब के लिए दीवानगी बना दिया था। उसने दाएं हाथ की हथेली से अपनी नम आंखों को साफ किया था। वो धुंधली हो गई थी और ड्राइविंग करने में मसला हो रहा था। नौफल ने उसका बीपी चेक किया था, जो लो होने की वजह से उसे चक्कर आया था और बेहोश हो गए थे। वो उसके मुंह पर पानी के छींटे मारा था। अरहान ने घर में पड़ी हुई पानी की बोतल से चंद छींटे लेकर उसके मुंह पर फेंके थे। भाई होश करे, वो छींटे मारते हुए कह रहा था। जारा प्लीज होश करो, अलिया बकायदा रो रही थी। अजहान ने लंबा सांस लेकर आंखें खोली थी। जारा दुरेद उसने तड़प कर पुकारा था, जैसे बेचैन निगाहें बस उससे ही ढूंढना चाहती हो। आप ठीक हैं भाई? उसने उसका टिश्यू से मुंह साफ करते हुए पूछा था और अजहान ने उसकी किसी भी बात का जवाब दिए बगैर आंखें बंद कर ली थी। इसी वक्त उसे बस एक ही चीज की तलब थी और वो थी ज़ारा दुरेद। वो ना किसी की सुनना चाहता था और ना देखना चाहता था। आंखें बंद किए अंधेरे में उसकी ज़ारा की तस्वीर उभरी थी। उसने इस तस्वीर को मसलसल देखने के लिए भरपूर मसद देखने के लिए फिर पूरे रास्ते आंखें नहीं खोली थी। इतनी शिद्दत से उसने आंखें मीची हुई थी जिसके इसको इतनी शिद्दत से आंखें मीची हुई थी कि जैसे उनको हरकत दी तो सारा फसू खत्म हो जाएगा। और अरहान को लगा था कि वो अब सोना चाहता है, इसलिए उसके बालों में उंगलियां चलाते उसे सुकून पहुंचा रहा था। जारा ने भी लंबा सांस लेकर आंखें खोली थी। जहान उसे तरफ का पुकारा था। जारा तुम ठीक हो? अलिया तरफ का उसके गले लगी थी। दो रूहें आलमे होशे बेगाना में एक दूसरे की दीद पाकर लौटे थे। ये हम इंसान हैं जो खुद पर बांध बांधकर एक दूसरे से दूर जाते हैं, नफरत और अना की सर्द जंग के लिए। मगर वो अल्लाह है, वो कभी भी अपनी रूहों को नहीं तरपाता, वो वसीला बना देता है। जब बात पाक मोहब्बत की हो तो वो वसीला भी बनाता है और रास्ते भी दिखाता है और मंजिलें अपना तयन खुद करती हैं। फिर मोहब्बत अपने अंदर मिलियन ट्रिलियन मिस्ट्रीज ली हुई थी। इस इश्क के इतने रंग के शायद इस एहसास को छूने में हजारों जन्म लेने पड़े, फिर भी हम इसका 1% भी ना जान पाए। और पाक मोहब्बत के एहसास में से एक एहसास ये भी है कि अगर तरफ सच्ची हो तो मिलो दूर होने से भी मिलन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मिलना मुकद्दर ठहरता है, वो चाहे होश में हो या बेहोशी में। सांस मंदा के फर्क को इस इश्क ने चुटकियों में तय किया था। वो इश्क ही था जो आंख बांध की तो 7 आसमानों के सैर के जन्नत देखी, जहन्नम देखी, तोहफे में नमाजें मिले, बराक पर बैठे अर्शे बरी से सिदरतुल मुंतहा का सफर एक आंख खुलने और बंद होने तक की मुसाफत पाई तो किया था। बेशक वह इश्क नबी और रब के दरमियान था और है, जिसकी ना कोई मिसाल थी ना है। और इस इश्क में इश्क मजाज से इश्क हकीकी का सफर लाजवाब रहने वाला था। खोटे से खड़े बनने का सफर और बेमोल से अनमोल बनने का सफर। कुंदन तो बनना ही था, इब्तदा हो चुकी थी जिसकी इंतहा कोई नहीं थी। रोजे अब्बस से रोजे अजल तक कायम मोहब्बत। वो होश में आ गई तो नौफल उसे और अलिया को छोड़कर गया था अपार्टमेंट। ये अपार्टमेंट बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था। नीचे एक दाएं जानब कमरा, एक बाएं जानब, दोनों कमरों में अटैच बाथरूम। इन दोनों कमरों के सामने एक छोटा सा ड्राइंग रूम और ड्राइंग रूम के फ्रंट पार्ट एक इटालियन तरस का किचन बना हुआ था। किचन के साथ वाली राहदारी से सीढ़ियां होकर गुजरती थी। इन सीढ़ियों से ऊपर वाला पोर्शन भी सेम ऐसे ही बना हुआ था, मगर ऊपर किचन नहीं था। वेल फर्निश्ड अपार्टमेंट खूबसूरती में अपनी मिसाल आप था। ये रहे तुम लोगों के बैग्स। फ्रिज में खाने पीने का सारा सामान है और कैबिन में
ग्रोसरी भी है, उसके अलावा किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो तुम मुझे इस लैंड लाइन से कॉल कर लेना, मैं डायरी पर नंबर लिख देता हूँ। नौफल ने मोबाइल के पास पड़ी हुई नौफल ने फ़ोन के पास पड़ी हुई डायरी पर अपना मोबाइल नंबर लिखते हुए कहा था, शुक्रिया नौफल भाई, आपने इतनी मदद की। ज़ारा ने मुस्कुराते हुए शुक्रिया अदा किया था। जैसे तुम सुभान की बहन हो वैसे भी मेरी भी हो, डरना या घबराना बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी हो मुझे कॉल कर लेना, उनने से तसल्ली देते हुए कहा था। काफ़ी पियेंगे आप? ज़ारा ने पेशकश की थी। नहीं अब भी नहीं, रात को सुभान को छोड़ने आऊंगा तो लाजमी पीऊंगा, नौफल ने पॉकेट्स में हाथ डालते हुए कहा था। दानिया को भी लेकर आना नौफल भाई, अलिया ने नौफल की बेटी को लाने का कहा था, जो उसे बहुत ही प्यारे लगे थे, वो उसे दोस्ती भी हो गए थे। जरूर लेकर आऊंगा, चलता हूँ अब। नौफल ने अलिया के बालों को हाथों से बखेरते हुए कहा था और फिर बाहर की तरफ चल दिया था। वो दरवाजा बंद करके अंदर आई थी, पर अलिया को टीवी पर कार्टून लगा दिया। अलिया, हम ऊपर वाले पोर्शन में रहेंगे या नीचे? उसने अलिया से पूछा था। आई थिंक ऊपर वाला पोर्शन ठीक रहेगा, यहाँ नीचे सुभान भाई रह लेंगे, वैसे भी उनके दोस्त वगैरह आएंगे तो उनको आसानी होगी। अलिया ने कार्टून देते हुए सजेशन दिए थे। कुछ खाओगी तुम? उसने बैग सीनू के पास ले जाते हुए पूछा था। नहीं कुछ भी नहीं, अभी दिल नहीं, उसने अनहाक से कार्टून देते हुए कहा था। वो बारी बारी बैग्स ऊपर लेकर गए थे, फिर सारे कपड़े बारी बारी हैंग किए थे, खाली बैग्स को बेड के नीचे रखा, ड्रेसिंग पर अपने और अलिया की परफ्यूम्स लोशन वगैरह सजाए। 1 घंटे तक वो सब कर चुकी थी। फिर अलमारी में से अपने कपड़े निकाल कर बैग पर रखे कि शावर लेकर नमाज पढ़ लो। परसों से वह इसी सूट में थी जो उसे आसान से मंगवा के दिया था। इनके बैग्स भी मायदा ने पैक करके भिजवाए थे। ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर दुपट्टा उतार कर उसने बालों की चुटियां खोले थे। ये दम नजर गर्दन पर बने मार्क पर गए थे। शिद्दत से इस वक्त वाला अजान का जनून आंखों के सामने लहराया। 2 मोती टूट कर गाल पर गिरे। उसे याद आया था जब उस छोटे ड्रेस के डीप गले से अपने आगे और पीछे से अपने हुस्न की नुमाइश को छुपाने में नाकाम हो रहे थे। कांधे तक थोड़ी कमीज हटाई तो वहां उसके दोस्त की सफाकियत का निशान मौजूद था। पल में उसकी टांगे कांपी थी। वो सब याद करके अगर इस टाइम आसान उसे ना बचाता तो क्या से क्या हो जाता। इस टाइम वो कैसे उसका मसीहा बना उसके जिस्म को अपनी बाहों में छुपाता, उससे प्रोटेक्ट कर रहा था। उसे आगे सोचने की कोशिश भी नहीं थे। चलते चलते वो ग्लास वाल की बनी खिड़की के पास आए थे। पर्दे हटाए तो देखा रुई के गाले आसमानों से जमीन पर गिरते दुनिया का हसीन मंजर पेश कर रहे थे। मैं तुम्हें ऐसे ही खुश देखना चाहता हूँ हमेशा। उसके कानों में अजान के लफ्जों की बात हुई थी। क्या हो तुम अजान, प्लीज क्यों याद आ रहे हो तुम मुझे इतना? इतना सब कुछ मेरे साथ गलत करने के बावजूद मेरे दिल में तुम्हारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर क्यों पैदा हो रहा है? क्यों ये दिल तुम्हारे लिए इतना परेशान हो रहा है? उसे सीने पर हाथ रखते हुए कहा था। मगर नहीं अलिया, ठीक हो जाए, मैं तुमसे तुम्हारी हिमानियत का बदला जरूर लूंगी। मुझे तुम पर रहम नहीं खाना। मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगी, अपनी हर तजली का बदला सूद समेत वापस लूंगी। ये वादा है मेरा तुमसे। अपने अंदर पनपने वाले हर एहसास को उखाड़ कर फेंक दूंगी मैं। ये दिल तुम्हारी जात के हवाले से हमेशा काबिल नफरत रहेगा। इस दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक जज्बा रहेगा और वो है नफरत, और बस नफरत। उसने अपनी आंखों में आने वाले आंसू को साफ किया था और फिर अपना सूट लिए वाशरूम में घुसी थी। अरहान उसे लेकर घर नहीं बल्कि फार्म हाउस आया था। वो जानता था वो घर जाएगा तो घर वालों की तफ्तीशें शुरू हो जाएंगी। 100 सवाल, उनके 100 जवाब, हर किसी की अपनी मंतक और हर किसी की अपनी राय और अंदाज है। मुराद के साथ को सहारा दिए हुए उसके बेडरूम तक लेकर आया था। डॉक्टर को वो पहले ही कॉल कर चुका था। अरहान का उसका जिस्म बहुत हद तक तपता हुआ महसूस हुआ था। उसे अब उसके मसलसल नींद बेहोशी में रहने की वजह परेशानी हो रही थी। डॉक्टर आ गया है मलक साहब, मुराद ने अरहान को बताया था। ठीक है यही ले आओ, उसने कहा। वो थोड़ी देर में डॉक्टर कमरे में मौजूद था। तफसीली चेकअप के बाद उसने दवाइयां लिखते हुए बताया था कि वो किसी शदीद खौफ के जेर असर है, इसलिए नींद बेहोश है और बहा भी बहुत ज्यादा है। आ जारा कौन है? नींद बेहोशी में भी मुसलसल जारा का नाम पुकारते अजहान को देखकर डॉक्टर ने पूछा था। मिसेस है उनकी, अरहान ने जवाब दिया था। ओके, हो सके तो उनसे उनको मिलवा दें या बात करवा दे, मैं भी ये बेहतर फील करें, और खाने को कुछ देकर उनको मेडिसिन दे, फर्क पड़ जाएगा इंशाल्लाह, डॉक्टर ने ऑफिशियल अंदाज में कहा था। मुराद, डॉक्टर साहब को छोकर आओ और मेडिसिन भी मंगवाओ। हाजरा से बोलो कुछ खाने को लेकर आए, उसने मुराद को हुक्म दिया था। डॉक्टर और मुराद को बाहर आता देखकर दरवाजे के पीछे छुपी हुई अमल जो उनकी बातें सुन रही थी, दौड़कर अपने रूम में घुसे थे। वाह, तुम्हें दर्द में देखकर यकीन करो अरहान कबीर मलक, मेरा कलेजा ठंडा हो गया। और अजान हयात मलक, तुम्हें तड़पता हुआ देखकर जो रूह को सुकून मिल रहा है ना, वो बयान से बाहर है।
तुम्हारे तो उल्टी गिनती शुरू समझो। अमन ने ताली बजाकर कहकर लगाते हुए कहा था। वह अजान को मेडिसिन देकर कमरे में आया था, कपड़े लिए और फ्रेश होने चला गया था। वो बेड के पास टेक लगाए मोबाइल पर बिजी थे। फ्रेश होकर आया तो हॉर्स मोबाइल में बिजी थे। उसके पास पहुंचकर खड़े होकर गहरी नजर से उसे देखते हुए उसने लंबा सांस खींचा था। ज़ारा कहाँ है? अरहान ने उसे पूछा। मुझे क्या पता, अजान के साथ होगी, उसने निगाहें उठाकर जवाब दिया था। अच्छा, अजान कहाँ है फिर? उसे फिर से सवाल पूछा था। मुझे क्या पता भाई, होगा कहीं या हॉस्पिटल गया होगा ज़ारा को लेकर, उसने बेजार होते हुए कहा था। अमल, मुझे साथी करने पर मजबूर मत करो, मैं तुम्हें दरवाजे के पीछे छुपा हुआ दे चुका। ये सीआईडी बनी जो तुम यहाँ वहाँ घूमती रहती हो ना, मत बोलो तुम्हारी डोरे मेरे हाथों में है। उसे उसका मोबाइल खींच कर बैपा पठा था और गुस्से से उसे अपने सामने खड़ा किया था। एक नका के बल पर तुम इतने उतरा रहे हो ना, तुम्हारे मुंह पर मार कर जाऊंगी इस रिश्ते को। उसे नफरत से रूह मोड़ते हुए कहा था। टांके तोड़कर हाथ में पकड़ा दूंगा अगर ये सोचा भी कि इस रिश्ते को खत्म कर सकती हो या मुझसे दूर जा सकती हो। उसे झटके से खींच कर उसे अपने मुकाबले खड़ा किया था। बड़ी मर्दान के समय तो ना तुम दोनों भाई अपना हाथ उठाकर औरत पर उसको तकलीफ देकर, उसे आंसू भरी हुई आंखों से कहा था। औरत की अगर अकड़ ठिकाने ना होना और अपने हलाल रिश्तों की पासदारी का उसे हया ना होना तो उसकी अकड़ निकालने के लिए इतना करना पड़ता। वो दो बदब बोला था। एक बात याद रखना ज़ारा, अगर अलिया हॉस्पिटल में ना हुई तो तुम्हारी बहन मेरे भाई को दी जाने वाली हर तकलीफ का बदला सूर में चुकाएगी। उसने उसे बैग पर दिखा देते हुए कहा था। कोई और वक्त होता तो अरहान उसके आंसू से पिघल जाता, उसके आंसू को उंगलियों से चूमता, मगर इस वक्त उसे सिर्फ अपने भाई की अजियत याद थी, उसकी तकलीफ याद थी, उसका लजरता वजूद याद था, वो किस किस करब से गुजरा था, उसे बस वो याद था। कब तक जाओगे तुम? माइंड हॉस्पिटल में उसके सामने बैठे हुए पूछ रहा था। बस 6 बजे तक निकलूंगा, 7 बजे की फ्लाइट है। उसे हॉस्पिटल के पेपर्स पर साइन करते हुए कहा था। सुभान, क्या जितनी आसानी से हो चुका है ये सब, आगे भी इतनी आसानी रहेगी? माहिर ने किसी डर के तहत पूछा था। मुझे नहीं पता माहिर, पर मैं इतना जानता हूँ कि बहुत कुछ बुरा होने से बच गया। हम इस मासूम को इस गहरी खाई से निकाल कर ले आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बाकी आगे क्या होने वाला है वो मुझे नहीं पता। उसने लंबी सांस खींचते हुए कहा था। चलो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। उसे मुस्कुराते हुए कहा था। शुक्रिया, अमल का ख्याल रखना। और ऑफ कोर्स मायदा कभी, उसे मुस्कुराते हुए कहा था। बिल्कुल यार, तो फिक्र मत करो, बस अपना बेस्ट देकर आओ। खुदा तुम्हें तुम्हारे हर मकसद में कामयाब करे, आमीन। उसे दिल से दुआ दी थी। फोन पर आती हुई बेल की आवाज ने दोनों को अपनी तरफ खींचा था। हाँ बोलो, सुभान ने कॉल रिसीव करके पूछा था। सर, वो आ गया है और आपके कैबिन की तरफ ही आ रहा है। फोन पर मौजूद बंदे ने इत्तला देकर राब्ता मुनक़ता किया था। वो आ रहा है, सुभान ने माइक की तरफ देते हुए कहा था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही माहिर, आहर वो जा कहाँ सकती है? अलिया भी गायब है, समझ से बाहर है। मुझे लगता है अजान ना ले गया हो दोनों को। वो माहिर की तरफ देते हुए आंख मारते हुए बात कर रहा था जब अरहान ने उसकी बातें सुनते हुए दरवाजा खोला था। कहाँ है अलिया और ज़ारा? उसे चलाते हुए कहा था। क्या मतलब कहाँ है? अजान लेकर गया है ना दोनों को, माहिर ने उठते हुए परेशानी से कहा था। बकवास बंद करो अपनी। कौन सी गेम खेली है तुम दोनों ने? तुम लोगों ने उसका साथ दिया तो वो गई है, ऐसे अकेली तो वो कहीं नहीं जा सकती। उसने उंगली उठाकर उसे फिर से चिल्लाते हुए कहा था। बजाय उसके कि हम आपस में लड़े, ये क्यों नहीं देते कि वो आहर गई कहाँ? सुभान ने नरमी से कहा था। मुझे उलझाओ मत, तुम लोगों के पास ही है तो कहाँ है? अरहान ने सुभान को गुस्से से घूरते हुए कहा था। देखो अरहान, लास्ट टाइम जब हम उसे मुनीब अंकल के घर छोड़कर आए थे ना, तो वो वहां से भी गायब हुई थी, जबकि ना तो तुम लोगों ने उसे गायब करवाया था और ना ही हम लोगों ने। तो फिर वो तीसरा कौन था? उसके मिलने के बाद ना हमने जाने की कोशिश की ना तुम लोगों ने, और मुझे लगता है इस बार भी अलिया को उस ज़ारा को गायब करवाने में इस तीसरे का ही हाथ है। सुबह ने बड़ी आसानी से उसके दवा में बात डालते हुए कहा था। हो सकता है कि वो तीसरा तुम में से ही कोई हो, अरहान ने उसे खोजती हुई नजर देते हुए कहा था। मैं नहीं जानता, मगर मैं इतना जानता हूं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, हम मिलकर ढूंढेंगे इन दोनों का। सुबह ने उसको रिलैक्स करते हुए कहा था। तुम कहाँ थे? तुम्हारी सिक्योरिटी में अलिया गायब होगी? वाह, उसने तंज किया था। मैं डॉक्टर होने के साथ साथ जर्नलिस्ट भी हूँ और मुझे न्यूज़ चैनल वालों ने बुलाया था। मेरा 2 माह का प्रोजेक्ट है पीबीसी न्यूज़ वालों के साथ, मुझे वहां जाना है इसलिए, सुबह ने उसको बताया था। तो तुम अपनी अजीज अजान बहन की तलाश छोड़कर चले जाओगे? वाह, अरहान ने फिर से जोड़ दिए थे।
उसे बड़ी मुश्किल से मनाया है मैंने जाने के लिए, ये उसके कैरियर का सवाल है और यहाँ मैं हूँ, हम मिलकर ढूंढ लेंगे। माहिर ने उसे कहा था, मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है, मैं खुद ढूंढ सकता। दूसरी बात, अगर इस सब में तुम लोगों में से किसी एक का भी हाथ हुआ ना, जितना मेरा भाई तड़पा है ना, उसे डबल तड़पाऊंगा, तुम याद रखना। वो साफ लफ्जों में धमकी देता हुआ वहां से वाक और काट गया था। उसे जो करना है काले, अब उसकी किसी भी धमकी का असर नहीं होने वाला। हाली दीवार से सड़ पटहेंगे अब ये लोग, इंशाल्लाह। सुबह ने हंसते हुए कहा था, मैं चलता हूँ, फिर होगी मुलाकात, जिंदगी रही तो। माहिर ने उसके गले लगते हुए कहा था और वो वहां से चले गया था। हालते गुंदगी में वो मसला ज़ारा को पुकारा था। उसके कमरे से आती हुई आवाज पर अम्मा ने बेचाने से पहलू बदला था। उसके कमरे के सामने से गुजर रही थी जब उसने उसे ज़ारा को पुकारते हुए सुना था। वो कमरे में आ गई थी। उसे खुशी थी कि आसान हयात मतलब तड़प पड़ा है, मगर अंदर ही अंदर उसे उसका ज़मीर मलामत कर रहा था। अमल, ये बात हमेशा याद रखना, हम अच्छे के बदले में अच्छा तो दिल से करते हैं, बगैर किसी मुनाफकत के और सच्चे दिल से। मगर मेरी जान, असल इम्तिहान पता है कब शुरू होता है? जब हम बुरे के बदले में अच्छा करें। एक ऐसा इंसान जिसने हमारे साथ बहुत बुरा किया, इतना बुरा कि हमने उसके बुरे का कभी हवा में भी ना तस्वर किया, और फिर कभी आपके साथ इस बुरा करने वाले को आपके सामने तकलीफ पहुंचे और आप उसकी मदद करो खलूस दिल से, बगैर किसी मुनाफकत के। तो यहाँ से शुरू होता है आपके सब्र का, आपके सादक का और आपकी आजिज़ी का इम्तिहान। मेरी तरबियत को कभी हसार में मत डालना। उसे अपने बाबा के कहे हुए जुमले याद आए थे। ये जुमले उन्होंने तब कहे थे जब वो 5वीं जमात की तालिब इल्म थी और उसने घर आकर बताया था कि उसकी क्लास फेलो ने उसकी कॉपी का पेज फाड़ दिया था। और फिर कुछ देर बाद उसकी क्लास फेलो गिरी तो अम्मा ने उसे उठाया नहीं, बचाया नहीं, क्योंकि उसने उसके साथ बुरा किया था। अम्मा ने शिद्दत से वो सब याद करते हुए आंखें बांध की थी। मैं आपकी तरबियत को कभी हसाड़े में नहीं डालूंगी बाबा, कहते उसने अपने कदम आसान के कमरे की तरफ बढ़ाए थे। वो इस जून की गर्मी में भी दो दो कंफर्टर लिए हुए कांप रहा था। चेहरे पर जा बजा हराशे थी और सर पर सफेद पट्टी बांधी थी। पट्टी पर मौजूद बालों की लुटें उसकी मासूमियत में मजीद इजाफा कर रहे थे। उसको देखकर यह कोई नहीं सोच सकता था कि इसने जालिम बने की सफाकियत दिखाने के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। अगर उसका कोई भाई होता तो शायद वो इस जैसा ही होता, इतना ही खूबसूरत। उसने दिल से अपने भाई की हवाज की थी, अगर मेरे सगे भाई से अजहान जैसी ही गलती सरदर्द हो जाती तो क्या मैं उसे कभी माफ ना करती? उसे दिल में सोचा था। नहीं, मैं अपने भाई को कभी ना कभी तो जरूर माफ कर देती, शायद वक्ती नाराजगी के बाद या फिर उसे समझाने के बाद। हम लोग दूसरे के मामले में इतने साथ हर तरह की सजा देने के काहिल होते हैं और हम अपने सगे रिश्तों के बारे में इतने नरम होते हैं कि वो साथ खून भी कर दें तो उन्हें वो भी माफ कर दें। हमारे नाम नहाद असूल, उसे अपने ख्यालात की तरदीद की थे। ज़ारा, मत जाओ, मैं कह रहा हूँ वो लोग तुम्हें छीन लेंगे मुझसे, प्लीज, वो बड़बड़ाया था। मुझे मत दफन करो, हट जाओ पीछे। दादो, माल रहम कर, मुझे यहाँ से निकालो। ज़ारा, ज़ारा। वो कभी कोई जुमला अदा करता तो कभी कोई, कभी कुछ कहता तो कभी कुछ, मगर सब लफ्जों का हासिल और सब लोगों का एहतमाम सिर्फ एक लफ्ज पर होता था और वो था ज़ारा। उसने हाथ में पकड़े मोबाइल पर उसकी बड़बड़ाहट की वीडियो बनाई थी और फिर एक दो तस्वीरें ली थी। हाजरा आंटी, हाजरा आंटी, वो वहीं पर खड़े खड़े उसे बुला रहे थे। जी बेगम साहिबा, हाजरा ने आते ही अदब से कहा था। बाउल में पानी और 2 पट्टियां लेकर आए, उसने हाजरा को हुक्म दिया था और हाजरा अगले 2 मिनट में उसके पास लाई थी सब चीजें। बैठे जहाँ मैं अजाम बाई के सर पर पट्टियां करती हूँ, आप उनके पाँव पर और हाथों पर बार बार गीला कपड़ा फेरो। अम्मा ने बड़ी मुश्किल से लड़खड़ाती जुबान से बाई का लफ्ज अदा किया था। वो नहीं जानती थी कि उसने उसे बाई क्यों कहा, मगर अपने मुंह से निकले लफ्ज बाई पर अब वो पछताना नहीं चाहते थे। वह बार बार उसे पट्टियां काटती और उसके बड़बड़ाने पर शिद्दत आ थी। जो जुमले वो अदा कर रहा था उनको अमृत समझने से कासर थी। वो नहीं जानती थी उसके साथ ऐसा क्या हो गया है कि वो इस हद तक अपना आप छोड़ चुका है। एक रात ने उसे सदियों का मुसाफिर बना दिया। ऐसा क्या हो गया था? कौन सा ऐसा लंबा सफर कर आया था जिसकी थकावट उसके जिस्म के पूर पूर से वाजिया ढलक रहे थे? इतना तो वो जान चुकी थी कि उसकी बहन के इश्क में मुतला हो चुका है, इस हद तक कि आलम बेहोशी में भी वो उससे ही पुकारा। उसने अब उसके माथे को हाथ लगाकर देखा तो थोड़ा सा फर्क आया था उसके भार में और उसके बड़बड़ाने में। हाजिर आंटी, अब ऐसा करें, ये पानी तब्दील करके ला दें। वो अभी हाजिरा को कह रही थी जब अरहान दोनों हाथ बांधे उसके सामने खड़े होकर उसे बड़े अनमहाक से देख रहा था। वो बगैर कुछ के
उसकी तरफ देख के दोबारा से अजान के माथे पर पट्टी रखे थे। इस सहावत की वजह जान सकता हूँ? उसने अब उसके सामने बैठते हुए कहा था। मुझे नहीं पता, मैं बस उनके दरवाजे के सामने से गुजर रही थी, मुझे उनके बड़बड़ाने की आवाज आई। ये तकलीफ में तड़प रहे थे और मेरे दिल ने कहा कि मुझे उनकी तीमारदारी करनी चाहिए। उसने बगैर किसी भी लगी पट्टी के सर झुकाए अजान को पट्टियां करते हुए कहा था। अरहान ने बड़े गौर से इस पागल लड़की को देखा था जो नफरत के बावजूद उसके भाई की तकलीफ पर तड़प उठी थी। इंसान एक वक्त में एक काम कर सकता है, या मोहब्बत या नफरत। तुम मुझे बताओ, एक वक्त में दोनों काम इतनी आसानी से कैसे कर लेती हो? उसके सर पर खड़ा हुआ पूछ रहा था उसे। मेरे बाबा कहते हैं असल इम्तिहान आपका तब शुरू होता है जब आप अपने साथ पूरा करने वाले के साथ सादगी दिल से अच्छा करो। और मैं अपने बाबा की तरबियत हसाड़े में नहीं डाल सकती, मुझे नहीं पता, मगर अगर मेरा सगा भाई ऐसा कोई जुर्म करता तो मैं उससे वक्ती नाराज होकर उसे माफ कर देती, तो फिर उन्हें क्यों नहीं? मुझे लगता है ये अपने हिस्से की सजा काट रहे हैं, उसने नम आंखों से कहा था। और अरहान का दिल चाहा था कि इतना मासूम दिल रखने वाली के सदके वारी जाए। उसे उसके करीब होकर झुककर उसके माथे पर लब रखे थे। उसके पास अल्फाज नहीं थे उसको कुछ कहने के। शुक्रिया जाने अरहान, उसके कान के पास सरगोशी करते हुए कहा था। और हाजरा के सामने अरहान की इस हरकत पर वो कानों तक शुरू हुए थे। आर यू ब्लैशिंग रेड चिली? उसे सीधे होते हुए आंख विंग करते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहा था। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें बाहर निकालकर गुस्से से उसे बुरा था और वो दिल से हंसा था। तुम रेडी हो? उसे डाल्टन की कॉल मासूल हुई थी। हाँ बस मैं निकल रही हूँ, तुम वहीं हो? उसे डाल्टन से पूछा था। हाँ, मैं करीब करीब ही हूँ। तुम्हें प्लान याद है ना? डाल्टन ने तस्दीक चाही थे। हाँ मुझे याद है। मैं बार की बैक साइड पर जेमिनाई का ध्यान भटका कर उसे किसी भी तरह टावर वाली साइड पर ले जाऊंगी और वहां तुम्हारे हाइड किए गुंडे उसकी चटनी बना देंगे, उसे मुस्कुराते हुए कहा था। बिल्कुल, इस दौरान मैं एबा की चटनी बनाऊंगा और बीन्स के सामने उसे सच उगलवाऊंगा, उसने चाहते हुए कहा था। तो ऑपरेशन शुरू किया जाए, दोनों ने एक साथ कहकर कॉल काटी थी। वो रात 1 बजे के करीब मैनचेस्टर एयरपोर्ट से निकल रहा था जब उसे सामने नौफल दिखाई दिया। हाथ के इशारे से उसने उसे अपनी तरफ आने का कहा था। कैसे हैं आप? सुबहान उसके गले लगते हुए पूछा था। फिट एज ऑलवेज, उसने उसके गले से अलग होते हुए कहा था। अलिया और जार ने ज्यादा तंग तो नहीं किया आपको? सुबहान गार्ड में बैठते हुए उससे पूछ रहा था। बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छी बच्ची हैं और मुझे तो शक हो रहा है कि क्या वाकई में तुम्हारी बहनें हैं, इतनी सुलझी और समझदार। नौफल ने हंसते हुए कहा था। नॉट फेयर नौफल भाई, मेरे कौन से थानों में इश्तिहार लगे हुए हैं? सुबहान ने मुंह बनाते हुए कहा था। इसलिए कि थाने वालों ने भी तुम्हारे इश्तिहार लगाकर कहाँ जाना है। वो फिर से हंसा था। उससे पहले कि सुबहान कुछ कहता, नौफल के मोबाइल पर होने वाली बेल ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ खींचे थे। हेलो हनी, बोलो। अच्छा अच्छा, तुम परेशान मत हो, हाँ हाँ मैं अभी आ रहा हूँ, उसने कहते हुए कॉल डिस्कनेक्ट किए थे। क्या हुआ नौफल भाई, सब ठीक तो है ना? सुबह ने उसकी परेशानी पर उसे पूछा था। यार, दानिया गिर गई है, उसके सर पर चोट लगी है, हानी बहुत परेशान है, उसने सुबह को परेशान लहजे में बताया था। ठीक है, फिर आप मुझे यहीं पर उतार दे और घर जाए, मैं चला जाऊंगा आगे से। मैं कौन सा पहली बार आया हूँ, 2 गलियां तो रह गई हैं, उसे नौफल से कहा था। आर यू श्योर? नोफा ने गाड़ी रोकते हुए कहा था। यस श्योर, आप जाए और मुझे कॉल करके दानिया के बारे में लाजमी बताना। कहते वो गाड़ी से उतरा था और डिक्की में से अपना बैग निकाल कर उसे बैग का इशारा करके पैदल चलने लगा था। वो बार की पिछली साइड पर जा चुकी थी और डैटन बार के अंदर ये एक बहुत बड़ा हॉल था जहाँ पर चंद महसूस लोग अपनी अपनी टेबल पर बैठे थे। हॉल की एक साइड पर म्यूजिशियन बैठा हुआ मुख्तलिफ धुनें पखेरा था। वेटर मेहमानों को मशरूब सर्व कर रहे थे। एबक वाइट 3 पीस सूट पहने बालों को नफासत सेट किए हुए हाथ में विस्की का गिलास पकड़े अपने दोस्तों के साथ हल्की फुल्की गपशप में मसरूफ था। जबकि बीन्स हल्के गहरे गले वाली मैक्सी पहने स्मोकी मेकअप किए हुए गजब डालते हुए डांस करती एंजॉय कर रहे थे। डैम यू लुकिंग सुपर हॉट ब्यूटीफुल टुनाइट। बीन्स पर नजर पड़ते डाल्टन के होंठों से बेसाता ये जुमला अदा हुआ था। लेडीज एंड जेंटलमैन, टुनाइट वी आर हियर फॉर वेरी ब्यूटीफुल एंगेजमेंट सेरेमनी ऑफ मिस्टर एबिक एंड मिस बीन्स जॉली, सो लेट्स बिगिन इट। बीन्स की एक दोस्त ने माइक पर अनाउंसमेंट की थी। अब इन दोनों को स्टेज की तरफ बुला दिया। एबिक
बीन्स का हाथ थामे उसे स्टेज पर लेकर गया था और डायरेक्टर का दिल किया था कि उसका हाथ तोड़ दे। एक खूबसूरत प्लेट में दोनों की रिंग्स रखी हुई थी, उनके सामने की गए थे। एबेक ने रिंग उठाई थी और बीन्स ने हाथ आगे किया था, और उससे पहले कि एबेक वो रिंग बीन्स को पहना था, किसी ने बड़ी महारत से गोली चलाई थी। एबेक के हाथ पर गोली लगी थी और रिंग उछलकर दूर गिरी थी। वो बाल की पिछली सैपा कर दी। जब उसे यकीन हुआ कि अब जेमिनाई यहाँ से गुजरेगा तो उसने जानबूझकर फोन कान से लगाया। हेलो, हाँ डाल्टन, ठीक है, मैं किसी तरह बेस को धोखे से टावर पर लेकर आऊंगी। हाँ हाँ, मैं उसे मना लूंगी, फिर तुम उसे यहाँ से दूर ले जाना, एबिक और जेमिनाई से बहुत दूर, उसे ऊंची आवाज में कहते हुए फोन रखा था। यू एशियन गर्ल, तुम पास नहीं आती ना। वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा था और अंधाधुंध वहां से भागे थे। उसे किसी भी तरह से जामिना को अपने पीछे भगाते हुए टावर तक लेकर जाना था, और वो उस टाइम वहीं खड़ी थी। एक बार तो वो लड़खड़ाई नीचे गिरी, मगर अगले ही लम्हे संभल कर फिर से भागे थे। मगर तब तक जैमिना उसके सर पर पहुंच चुका था। उसने एक ही जस्ट लगाकर उसे अपनी तरफ खींचा था। वो तेज तार जगह को उसकी पेट में आड़ पार किया था। उसे पहले कि वो दूसरा वार करता, उसका गिरबान से पकड़कर किसी ने खींचा था और एक हाथ से लड़की को जमीन पर गिरने से बचाया था, और फिर लड़के की गर्दन पर महसूस सड़क को दबाकर बेहोश किया था। उसके एक हाथ में वो लड़की झूल रही थी, जबकि दूसरे हाथ से उसने जिस लड़के की महसूस सड़क दबाकर उसे बेहोश किया था, उसका कोट था। नीचे गिरते गिरते उसका कोट उसके हाथ में रह गया था। लड़की के चेहरे पर गिरे हुए बाल उसने सर पर किए थे। अब उसका चेहरा देख सकता था। मासूम, उसे जेरे लब कहा था, उसे कांधे पर उठाया था। पुलिस को कॉल करके उसने इस लड़के के बारे में इतला दी थी, और अपना बैग पकड़े एक कांधे पर लड़की को उठाए वो अब अपने अपार्टमेंट की बेल बजा रहा था।